अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इजीली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, ये जो कि स्पेशली हम बात करेंगे स्किल्ड वीज़ा है, उसके अंडर हम इमिग्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक एक इंडिविजुअल स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको उसमें किस तरह फॉलो करना है, अपने पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, और फिर आपको जब पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो किस तरह आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिहाजा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो फिर आपको किसी भी इमिग्रेशन एजेंट होते हैं उनके थ्रू आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपना पूरा केस खुद ही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा स्किल्ड वीज़ा क्या होते हैं। स्किल्ड वीज़ा ये होते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर बहुत सी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं और उन स्किल्स की लोग जो एक्सपर्ट हैं उनकी शॉर्टेज होती है, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि वीज़ा ग्रांट करती है स्किल्स की शॉर्टेज की बेस के ऊपर। जो कि ऑस्ट्रेलिया के केस में हम इसी वीडियो में 189 और 190 जो कि स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि स्किल्ड वीज़ा क्या होते हैं। अब इस स्किल्ड वीज़ा को अवेल करने के लिए या इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए इस कैटेगरी के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड रखा है इन्होंने, जो कि मिनिमम आजकल 189 और 190 के अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 65 होता है। 65 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 65 स्कोर होता है जो कि आपके पास मिनिमम होने ही चाहिए। अब ये 65 पॉइंट्स जो हैं इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है जो कि डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसकी हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्लासेस या वो कैटेगरीज क्या हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपने 65 पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर क्या होता है कि इसमें आपकी एज डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एज 18 ईयर बिटवीन 18 ईयर्स एंड 25 ईयर्स है तो फिर आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 25 से 33 के अंडर है तो फिर मैक्सिमम पॉइंट आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं इसमें। अच्छा, फिर अगर आपकी एज 33 से 40 इयर्स है तो आपको 25 मिलेंगे, और फिर 40 से ऑनवर्ड यानी 40 बिटवीन 40 एंड 45 है तो फिर मिनिमम पॉइंट आपको, जो कि बहुत ही मिनिमम है, 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एज का क्राइटेरिया होता है इस 65 पॉइंट्स में। एज के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपने किस तरह कैलकुलेट करने। अब आ जाती है दूसरी चीज़, लैंग्वेज, या जिसको कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अगर हम वीज़ा 189 और 190 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आइल्स या फिर आप पीटीई भी दे सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त इस वीडियो में आइल्स के बारे में बात करूंगा। आने वाले दिनों में हम जो व्लॉग बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको पीटीई भी बताऊंगा कि पीटीई क्या होता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड पीटीई। तो आइल्स के बारे में जो कि आपकी इंग्लिश असेसमेंट होगी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे उसके दौरान, तो फिर उसके पॉइंट्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। अगर आपका आइल्स, अब आपको ये तो पता है कि आइल्स के अंदर 4 सेक्शन होते हैं। पहला लिसनिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है। अगर तो आपका इन सब चारों जो कि मैंने आपको सेक्शन बताए हैं इनमें अगर आपका मिनिमम बैंड इन चारों पार्ट में, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इसमें अगर मिनिमम 6 आता है तो फिर आपकी इंग्लिश जो कहलाएगी वो कहलाएगी कॉम्पिटेंट और उसमें आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर आपका इसी आइल्स में मिनिमम सब में जो है 7 बैंड आता है, जैसे कि आपने लिसनिंग में भी 7 लिया, रीडिंग में भी 7 आ गया, आपका राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में 7 आया, फिर आपकी जो इंग्लिश है वो प्रोफिशिएंट इंग्लिश कहलाएगी और उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लास्ट जो आ जाता है वो आपकी इंग्लिश होती है सुपीरियर। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपके लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग और स्पीकिंग में सब में 8 बैंड आते हैं तो फिर आपकी इंग्लिश सुपीरियर इंग्लिश कहलाएगी और उसमें आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आ सकते हैं लेकिन इतना ईजी नहीं होता,
लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके 9 बैंड भी आए हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, पहला आपका एज फैक्टर, दूसरा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस है जो कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है। जैसे कि आप पाकिस्तान की मिसाल देते हैं हम आपको, अगर आपने पाकिस्तान में जो भी आपका प्रोफेशन है, आपने क्या करना है कि अपने प्रोफेशन को कैलकुलेट करना है। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एंड 5 इयर्स है तो फिर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो कि मैं बता रहा था आपको एटलीस्ट 5 इयर्स है, लेकिन आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 8 इयर्स है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 8 इयर्स और 8 से ज़्यादा है तो फिर आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है एजुकेशन का। अगर आपकी डॉक्टरेट की डिग्री है तो फिर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर किया है पाकिस्तान से तो फिर आपको उसके लिए 15 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या बैचलर से कम आपकी कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट है जो कि आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे लास्ट में ये होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो स्पाउस हैं या आपकी जो पार्टनर हैं उनके 10 पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने मास्टर कर रखा है। तो ये थे 4 आपको मैंने कैटेगरीज बताई जिनके अंदर आपने अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। अगर अभी भी आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने में कोई भी मुश्किल हो रही है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या किया, एक लिंक डाल दिया है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे डिफरेंट आ रहा होगा आपके एज के सामने आप अपने बता दिएगा कि आपकी एज इस पे, तो आप टिक करेंगे तो वो पॉइंट कैलकुलेट हो जाएंगे। और एंड में नीचे सबमिट का या कैलकुलेट का बटन आ रहा होगा। जब आप उसको दबा देंगे सारी चीज़ें डालने के बाद तो ऊपर आपका स्कोर आपको बता देगा कि आप आया कि क्वालिफाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो कि वीज़ा 189 और 190 में है या नहीं करते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई। सबसे पहले हमने, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉइंट कैलकुलेट तो हो गए, मैंने अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन सबसे इससे भी पहले कोई स्टेप होता है कि जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो मैंने आपको पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया था वो ये किया था कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी वीज़ा के लिए जब पोजीशन या सीट्स एलोकेट करती है या ग्रांट करने के लिए कोई भी कोटा रखती है तो उसकी जो बेस होती है वो होती है स्किल्ड की शॉर्टेज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लिस्ट बना दी गई है जिसका नाम है स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट, जिसको SOL भी कहते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सबसे पहले आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी तो फिर आपने अपना जो भी प्रोफेशन है, लेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एनालिस्ट प्रोग्रामर हैं, वेब डेवलपर हैं, नेटवर्क से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं या आप कोई शेफ़ हैं, कुक हैं, कोई डॉक्टर हैं या कोई बैंकर हैं, बिज़नेस रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं, तो आप सिर्फ वो वहाँ सर्च बार में डालें और सर्च का बटन दबाएंगे तो नीचे आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपके ऑक्यूपेशन जो पे रेलिवेंट आपका ऑक्यूपेशन होगा उसके अगेंस्ट में एक कोड होगा। और कोड के सामने ही अगर आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो एक डिपार्टमेंट आ रहा होगा। IT के केस में ACS आ रहा होगा। अब मैं बताता हूँ डिपार्टमेंट का क्या केस है। डिपार्टमेंट इस केस में ये होता है कि आपकी स्किल्स जो कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उसको वैलिडेट कौन करेगा। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट पहले ये खुद किया करता था, लेकिन अब उन्होंने थर्ड पार्टी एक डिपार्टमेंट कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ACS है, तो वो क्या करती है, उन्होंने उनको थर्ड पार्टी को ऑथराइज़ कर दिया है कि वो आपकी एजुकेशन और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको ऑथराइज़ करती है, वैलिडेट करती है। कि ये कह लें कि उसको ये देखते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस या जो आपकी डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया के जो स्केल है उसके वहाँ पे किस पॉइंट पे इक्वेट करती है या उसके इक्विवेलेंट क्या ग्रेड बनता है यहाँ पे। तो ACS का मैंने आपको बता दिया। मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अभी बात करूँगा। आपका जो प्रोफेशन है कुछ भी हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट अलग भी हो सकता है। हम इस वीडियो में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन या स्किल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ACS के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप फिर आप दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप
जब भी आपने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो अपने प्रोफेशन को SOL स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सबसे पहले आपने देख लेना है। अगर आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में मौजूद है तब तो आप पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले स्टेप में बताए थे, वरना आप फिर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन 189 और 190 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप जहन में रखिएगा। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है स्किल असेसमेंट। अब आपने कुछ नहीं करना होता, आपने अपनी जो भी लेटेस्ट डिग्री है वो, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो, और आपका जो भी प्रोफेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, उसका आपको अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लेना पड़ता है। उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप वो कहेंगे तो कमेंट्स में जो भी मुझे कहेगा तो मैं आपको वो आपके ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उस टेम्पलेट को लेके आपने अपने एम्प्लॉयर को देना है और उन्हें बताना है कि आपने मुझे इस चीज़ का, मेरा एक्सपीरियंस लेटर तो देना है लेकिन इस फॉर्मेट के ऊपर देना है, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयर दे देते हैं। तो फिर उस लेटर को आपने ACS को और अपनी डिग्री जो मैंने आपको बताई थी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, तो फिर ACS की वेबसाइट पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। वहाँ ये सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं, ऑनलाइन ही उनकी फ़ी पे करनी पड़ती है और उसके बाद आपको असेसमेंट लेटर आ जाता है। इसके लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आपके पास इस स्टेज के ऊपर जब आपका असेसमेंट आ जाएगा और आपका आइल्स आ जाएगा तो आपके पास 2 रेफरेंस नंबर होंगे। एक तो आइल्स का रेफरेंस नंबर होगा, जो भी रिपोर्ट कार्ड या जो भी उसकी वो है, और आपका जो ACS का लेटर है, असेसमेंट लेटर, उसका रेफरेंस नंबर होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर तो आप 189 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको अपनी EOI बनानी पड़ती है, जो कि ईमेल अकाउंट भी कहते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आइल्स करने को इसलिए कहते हैं आपको कि जब आप अपनी EOI बनाते हैं तो EOI के अंदर नेक्स्ट या 3rd पेज पे या 4th पेज पे आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपसे आइल्स का रेफरेंस नंबर और आपके असेसमेंट जो भी आपने कराई है जिस भी डिपार्टमेंट से, उसका रेफरेंस नंबर पूछते हैं। वो देने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें बेहतर ये होता है कि पहला आइल्स होता है, आप पहले आइल्स दे लें या PTE जो भी होता है, और फिर आप अपना असेसमेंट कराते हैं। इसके बाद आपकी EOI बन जाती है। अब इस EOI के बेस पे आपको देखना पड़ता है, इसमें EOI का भी एक रेफरेंस नंबर होता है। अब अगर तो आप 189 अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और फिर आप वीज़ा की फ़ी पे करते हैं और उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 190 एक स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा होता है। उसमें क्या होता है, जो भी स्टेट होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा या न्यू साउथ वेल्स है, तो फिर उनकी अलग से वेबसाइट होती है। अब क्योंकि आपने यहाँ EOI बना ली थी, आपके पास EOI जो है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसका एक रेफरेंस नंबर आ गया। अब आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो स्किल्स हैं उसकी शॉर्टेज इस वक्त अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, जो स्टेट स्पॉन्सर की जहाँ से आपको मिलता है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे अगर तो आप 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये रेफरेंस नंबर जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का रेफरेंस नंबर था, वो प्रोफाइल बनाते हुए आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फिर आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप उनकी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने दिया है, उसमें देख सकते हैं। तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे, फिर आप उनकी अगर कोई फ़ीस है जो कि होती है तो फिर आप वहाँ पे उनकी फ़ी पे कर देंगे। लेकिन पहली एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने जहन में बिल्कुल बार बार इस चीज़ को जो है इतना बिठा लें कि आप जब स्टेट स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करेंगे जो कि 190 है, तो फिर आपकी जो स्किल्स हैं आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उस स्किल्स, जो आपकी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो SOL है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैटेगरी की आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सुन लीजिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं लेट्स से, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए आप स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको साउथ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो SOL की वेबसाइट, वो लिस्ट है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अब आप यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर देंगे, आपकी EOI क्योंकि बनी हुई है वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको स्टेट स्पॉन्सर करेगी और आप सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी जो EOI बनवाई थी मैंने,
उसमें आपको इनविटेशन आएगा और ईओआई पे भी आएगा, और जो ईओआई बनाते हुए आपने ईमेल एड्रेस दिया था उस पर भी आपको इनविटेशन आएगा। तो ये सबसे फास्ट तरीका है। 190 इसलिए फास्ट है कि स्टेट स्पॉन्सर होता है, इसमें कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होते। विद इन 4 to 6 मंथ जो है आपको मेडिकल की कॉल आ जाती है जब आप वीज़ा फ़ी अप्लाई कर देते हैं, और मेडिकल के बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद वीज़ा आ जाता है। तो ये फास्टेस्ट वे है ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के लिए। अब 189 में क्योंकि हमको स्टेट स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इसमें 12 से 18 मंथ का सिर्फ सिक्योरिटी चेक होता है। तो ये कम से कम आपको 18 से 20 या 2 साल भी लग सकते हैं वीज़ा ग्रांट होने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन अगर अभी भी आपके जहन में इमिग्रेशन को लेते हुए कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के बहुत क्विकली और रैपिडली और तेज़ी से जवाब दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।